अब विषय पर आते हैं, काफी वक्त हो गया। भगत सिंह की जब दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति का आवास है, ऑफिस है, वो एक जमाने में वाइस राय ऑफिस हुआ करती थी और उसके तहखाने में भगत सिंह को कैद किया गया इस बात को की नब्ज को टटोलने के लिए कि देश में क्या असर होता है इन युवाओं को अगर हम फांसी के तख्ते पर लटकाते हैं और किस किस तरह से फांसी हुई। इस पे एक लंबी डिबेट है और मैं जिक्र जिसका करने जा रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि किस कदर से ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति का शिकार हो गए ये तीन बलिदानी। और डॉक्टर अंबेडकर ने वह जो संपादकीय लिखा है 13 अप्रैल 1931 को डॉक्टर अंबेडकर ने जनता अखबार में, जो कि मराठी पाक्षिक अखबार था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बलिदान को रेखांकित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर 3 बलिदान शीर्षक से लेख लिखते हैं कि सरकार को यह उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हुबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे तो यह सरकार की नादानी है, क्योंकि यह बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है। खुद सरकार भी इस समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वो किस तरह संतुष्ट कर पाएगी। मसलन हमने इन लोगों को फांसी दे दी तो ब्रिटेन की आंतरिक कलह भारत के लोगों पर कितना बुरा असर, और न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, लब्बो लुआब यह कि जनमत की परवाह किए बगैर, गांधी इरविन समझौते से की चिंता किए बिना, विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से आप अपने को बचाने के लिए यह बात कभी नहीं जनता से छिपा पाएंगे कि आपने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर सीधे भगत सिंह के पक्ष में खड़े हैं, साथ खड़े हैं। और दूसरा नायक ईवी रामास्वामी पेरियार ने 29 मार्च 1931 को अपने समाचार पत्र कुदी अरसू में ईवी रामास्वामी पेरियार ने लिखा कि हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक साम्यवादी दल सत्ता में नहीं आ जाते और लोगों के जीवन स्तर और समाज में जो असमानता है वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। यह लड़ाई समाप्त होने वाली नहीं। पेरियार सीधे सीधे इस चीज को लेकर के कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसे ब्रिटेन की आंतरिक सियासत के साथ जोड़ा, जबकि ईवी रामास्वामी पेरियार ने भगत सिंह को सीधे ये कहा कि इन कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो भगत सिंह की जो फांसी दी गई है उससे परेशान होगा। क्या लिखते हैं ईवी रामास्वामी पेरियार, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगत सिंह को दी गई फांसी की सजा पर दुख व्यक्त न किया, जिसने उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए सरकार की निंदा न की हो। अब एक सवाल, अब यहां से अपनी बातचीत पर आते हैं। वह कौन सा सूत्र था जो डॉक्टर अंबेडकर और ईवी रामास्वामी पेरियार इन दोनों को भगत सिंह के साथ जोड़ता था? हमारी पीढ़ी के युवाओं के सामने यह सबसे एक वैचारिक जमीन है। और यहां से आइए भगत सिंह के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों पर बात करते हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार, मैं छोटे छोटे कोटेशन पढ़ूंगा, बहुत विस्तार में बात शायद न कर पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को कुछ आज के सवालों से जोड़ करके आपको समझा पाऊं। एक कोटेशन पढ़ता हूं और फिर उसको पेरियार के कोटेशन से जोड़ता हूं। लेख का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं, और मैं नास्तिक क्यों हूं के लेख के लगभग आखिरी थर्ड लास्ट पेज पर भगत सिंह लिखते हैं कि मैं
आस्तिकों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को रचा है, तो कृपया मुझे यह बताएं कि उसने इसे क्यों रचा है। ईवी रामास्वामी पेरियार के संग्रह में पेरियार का कथन ठीक ईश्वर की उत्पत्ति को लेकर के यही है कि मैं सवाल करूंगा कि ईश्वर ने क्या ईश्वर लालची था जो इस अपने चंदे के लिए, दान दक्षिणा के लिए मंदिरों को बनाया? गरीबों को ईश्वर ने क्यों बनाया? आप देखेंगे कि ईश्वर को लेकर के, धर्म को लेकर के ईवी रामास्वामी पेरियार के विचार भगत सिंह के विचारों के ठीक करीब में है। पेरियार पर काफी बात हो गई, भगत सिंह से आप पेरियार को जोड़िए। इस दुखों और मुसीबतों से भरी दुनिया को, जो अनगिनत त्रासदियों के चिरंतन और अंतहीन बोझ से दबी हुई है, जहां एक भी प्राणी पूरी तरह से सुखी नहीं है, तो किसी ईश्वर ने, आस्तिकों से सवाल करते हुए शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि तुम्हारे ईश्वर ने इस दुनिया को क्यों रचा है। पेरियार के पूरी वैचारिकी और भगत सिंह की वैचारिकी एक लकीर पर खड़ी है। हम सामाजिक न्याय की वैचारिकी में भगत सिंह को क्यों नहीं शामिल करते, और जो वामपंथी दल केवल भगत सिंह की बात करते हैं उन्हें पेरियार से क्यों दिक्कत है? आज हमारी पीढ़ी के लोगों को इस वैचारिकी में एक साझा जमीन की जरूरत है, जो पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह को एक साथ देखती है, और पूरी मुकम्मल वैचारिकी यहां पर उपलब्ध है। आगे देखिए क्या लिखते हैं भगत सिंह। मैं पूछता हूं कि उसने इस दुनिया को रचा ही क्यों? किसने? ईश्वर ने, आपके ईश्वर ने। आस्तिकों से यह सवाल है। एक जीते जागते नर्क को शहीद आजम कहते हैं कि अगर किसी ईश्वर ने यह दुनिया बनाई तो वह सर्वशक्तिमान होते हुए इतनी खराब, इतनी विषमता, जाति के नाम पर आपस में इतनी विषमता, धर्म के नाम पर इतनी विषमता, इसके साथ साथ इतनी गरीबी वाली दुनिया क्यों बनाई? किसी के पास इतने पैसे हैं, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं, ऐसी दुनिया आपका ईश्वर क्यों बनाया? मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने साफ लिखा है इस बात को। आगे देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया को बनाने में 6 दिन तक, वो अलग अलग धर्मों के लोगों से पूछते हैं। भगत सिंह सेलेक्टिव सेकुलरिज्म के भी हिमायती नहीं है कि एक धर्म की आलोचना की जाए। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर हम एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो अपने धर्म की आलोचना करने से पहले अगर हम दूसरे धर्म की आलोचना करना हमारे ऊपर बाध्य बनाया जाए तो यह ठीक बात नहीं है। धर्म अब इतना सांप्रदायिक विषय बन चुका है कि हर धर्म के भीतर से प्रगतिशील आवाजों को उठना होगा। जैसे हम हिंदू धर्म के भीतर की आवाजों को उठाएं और उसके साथ हम बाकी धर्मों की भी पुंगापंथ, रूढ़िवाद को एड्रेस करें। एक समदृष्टि होनी चाहिए। भगत सिंह के इस लेख में वह समदृष्टि दिखती है। वो किसी धर्म की कमियों को बिल्कुल उपेक्षित नहीं करते। मुसलमानों और ईसाइयों को संबोधित करते हुए लिखते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया को बनाने में 6 दिन तक मेहनत क्यों की, और हर दिन यह क्यों कहा कि सब ठीक ठाक है? उसे बुलाओ और इस दुनिया का पिछला इतिहास दिखाओ, उसे मौजूदा हालात का मुआयना करने दो, इसके बाद देखते हैं कि क्या वो अब भी कहता है कि सब खैरियत है। आज हमारे दौर की सियासत सीधे धर्म पर हो रही है और तमाम राजनीतिक दल ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते वक्त भी धर्म के इस तार्किक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील चिंतन की जमीन पर आकर के मुखालफत कर सके। और आप भी सोचिए, आपको सामाजिक न्याय चाहिए, आप जाति खत्म करने की भी बात कर लेते हैं, आप जाति के नाम पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, आपके हक हुकूक नहीं मिल रहे, इसका सवाल तो उठाते हैं आप। लेकिन जैसे ही धर्म का सवाल आता है आप इस बात के लिए हिचकने लगते हैं और दलित, पिछड़े, आदिवासी धर्म के सवाल पर उतने मुखर नहीं हो पाते। अब एक नई पीढ़ी आई है जो हो रही है। भगत सिंह को जब हम अम्बेडकर और पेरियार से जोड़ करके पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें वह तेवर और हिम्मत मिलेगी कि सांस्कृतिक सवालों पर
एक स्पष्ट वैचारिक स्टैंड लेना होगा, ये हमारी जरूरत है। सांस्कृतिक सवाल, मसलन धर्म के सवाल, भाषा के सवाल, तमाम रीति रिवाज और परंपराओं के सवाल, और इन सवालों पर आज जो चुनौती है वो रूढ़िवादी दक्षिणपंथी विचार की चुनौती है, जिसका प्रतिनिधित्व आरएसएस कर रहा है। भगत सिंह की कोशिश थी एक ऐसा समतावादी समाज बनाना जिसमें आस्तिकता सामाजिक सब स्तर पर भी मौजूद ना हो, राजनीतिक स्तर पर तो वो कभी नहीं कल्पना करते थे। भगत सिंह लगातार ये लिखते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मैं विद्यार्थी और राजनीति का एक कोटेशन पढ़ना चाहूंगा और आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप इस कोटेशन को पूरी गंभीरता से सुने। विद्यार्थी और राजनीति बेहद छोटा सा लेख है, और फिर आप पूरे सांस्कृतिक विमर्श को देखें। आज सिलेबस, आज युवाओं को किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है कि राजनीति से दूर रहो, राजनीति से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आज हमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी का फर्ज है कि वो राजनीति करे, क्योंकि उसे क्लर्क बनाने की कोई कोशिश की जाए, यह कोई बाध्यता ही नहीं है। अगर पढ़ाई आपको केवल क्लर्क बना रही है, वह शिक्षा बेकार है। और उसी लेख का आखिरी टुकड़ा आपके साथ साझा कर रहा हूं। सभी देशों को आजाद कराने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान युवा करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवानों को 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार, क्या वो नौजवान भूल सकते हैं? विद्यार्थी भूल सकते हैं? वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, और जब जरूरत हो मैदान में कूद पड़ें और अपने जीवन को इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरना बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। जब इस तरह से सीधे वो बात करते हैं भगत सिंह कि कैसे आप सीधे सीधे विद्यार्थी की बात क्यों नहीं करते? आज के सांस्कृतिक प्रश्नों में शिक्षा को दोयम दर्जे का मान रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग शिक्षा की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। सिलेबस को बनने की पूरी परंपरा को हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। हम इस पे नहीं समझ पा रहे हैं कि सांप्रदायिकता के प्रश्न पर कैसे हमें रिएक्ट करना है। धर्म हमारे लिए क्या है? एक नास्तिकता की सवाल को, मान लो आप नास्तिक नहीं भी बन पा रहे हो, आप में नहीं साहस है भगत सिंह के जमीन पर खड़े होकर के इस बात को फॉलो करने का कि आप नास्तिक हैं, लेकिन धर्म के भीतर के पुंगापंथ को, धर्म के भीतर के रूढ़िवाद को अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आज की जो सांप्रदायिक चुनौती है उससे कैसे टकराएंगे आप? फिर आप क्या करेंगे? आप सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कराएंगे, आप कामड़ ढूंढने जाएंगे, आप कृष्ण की उपासना करेंगे, राम की उपासना करेंगे, शिव की उपासना करेंगे, और उसके साथ मंदिर से लौट करके अपने फेसबुक पर लिखेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। यह वैचारिक दोहरापन कभी वह देश नहीं बनने देगा जो भगत सिंह के सपनों का देश था, जो अंबेडकर और पेरियार के सपनों का देश था। वहां एक वैचारिक स्पष्टता लानी होगी जिसकी एक अपनी सांस्कृतिक दृष्टि होगी, क्योंकि आज हमारे सामने सबसे ज्यादा अहम चुनौती है सांस्कृतिक चुनौती। आज हमारे सामने जो एक दक्षिणपंथी विचार है, कोई दल नहीं जीत रहा, कोई नेता हावी नहीं है, वो एक विचार है, वो एक सांस्कृतिक अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास हमारे सामने परोस रहा है। तो भगत सिंह से हम क्या ले सकते हैं? वह भगत सिंह से एक वैज्ञानिक समाजवाद ले सकते हैं, वैज्ञानिक ऐतिहासिक द्वंदात्मकता का समाजवाद ले सकते हैं, जो तर्कशीलता पर आधारित एक
सांस्कृतिक समता का समाज बनाना चाहता है। और इसके लिए आपको पूरे भगत सिंह की लेखनी में सैकड़ों जगह इसका जिक्र मिलेगा कि धर्म के को लेकर के भगत सिंह क्या सोचते थे। भगत सिंह का स्पष्ट मानना गांधी के खिलाफ था। गांधी सियासत में धर्म का दखल स्वीकार करते थे। भगत सिंह का साफ कहना था सियासत में धर्म का दखल नहीं होना चाहिए। भगत सिंह तो समाज में भी धर्म के दखल के खिलाफ थे। तो भगत सिंह की इस सांस्कृतिक विचार को आज से जोड़ें तो हम ये पाएंगे कि क्या मैं आपसे संबोधित करते हुए अब अपनी बात कह रहा हूं, क्या हम इस जगह पर यह नहीं कह सकते कि आदर्श बात तो ये होनी चाहिए सांस्कृतिक आंदोलन की, सामाजिक न्याय की, वैचारिकी की, कि हमारे सभी नायक फूले, पेरियार, अंबेडकर और भगत सिंह और बाद के तमाम नायक जिन पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता तो छोड़िए, धर्म के अपने वजूद पर ही गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। नहीं मानते। मंदिर में जाने की लड़ाइयां सबने छोड़ी। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के शिव दयाल सिंह चौरसिया से लेकर के तमाम लोग जो मंदिर में जाने की लड़ाई शुरुआती दौर में लड़े, उन्होंने बाद के दौर में मंदिर आंदोलन छोड़ दिए और सबने यह स्ट्रेटजी अपनाई कि धर्म के सवाल को पूरी तरह से उपेक्षित करके नकारा जाए। आज के युवाओं से मैं अपील करता हूं, आप धर्म के पूरे सवाल को नकारिए, बहस से नकारिए, न तो उसमें पक्ष चुनिए न विपक्ष चुनिए। अपने आप धर्म की पूरी बहस को खारिज कर देंगे। वो रिलेवेंट ही नहीं है, हमें उसे खारिज करना है। और इसके लिए भगत सिंह का सांस्कृतिक विचार हमारे सामने सीधा खड़ा होता है कि भौतिक तौर पर सामाजिक विषमता के हम शिकार हैं। और फिर हम आते हैं सामाजिक विषमता पे। तो सामाजिक वंचना के शिकार हम हैं, तो फिर हम धर्म पे बात क्यों करें? सांस्कृतिक वंचना के शिकार हम जातियां हैं, हम दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, पसमानदा हैं, तो हम क्यों उस पे बात करें? ये सारे सवाल हमारे सामने स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक धरातल पर आने चाहिए। सामाजिक धरातल छोटा सा लेख है, अछूत समस्या, भगत सिंह और के साथियों के दस्तावेज में संकलित है। और एक छोटा सा लेख बहुत अहम है, जाति पर सीधे बात करने वाला लेख। गांधी बाद में जाकर के केवल अछूतों के उस पे आकर के कहते हैं कि अस्पृश्यता गलत है, अंतरजातीय विवाह करेंगे, लेकिन एनिलेशन ऑफ कास्ट गांधी के पूरे विमर्श में नहीं है। बस ये हमारी आपत्ति है गांधी से। डॉक्टर अंबेडकर की आपत्ति थी गांधी से, पेरियार की आपत्ति थी गांधी से, केवल इस जगह पर कि आपका मूल विचार ही एनिलेशन ऑफ कास्ट का नहीं है। आप राम राज्य के रास्ते वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। भगत सिंह सीधे अब गांधी की मुखालफत करते हैं और इस जगह पर खड़े होते हैं। उस लेख का आखिरी हिस्सा मैं आपसे साझा करता हूं। कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत न कर सकेगा। भगत सिंह की लेखनी में जो ताकत है, केवल फांसी के तख्ते पर 23 साल का एक नौजवान झूल गया, इसी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह है हमारे लिए सैल्यूट करने की बात है। लेकिन भगत सिंह को आज अगर हमें शहीद के रूप में देखने की बजाय क्यों ना हम इस रूप में देखें कि भगत सिंह के विचार क्या थे और आज कैसे रोज भगत सिंह के विचारों की हत्या हो रही है। जिसके लिए उन्होंने शहीदी फांसी के तख्ते को चुना, उसको तो आप कुचल रहे हैं। तो विचार यहां है, और विचार क्या आपसे अपील कर रहे हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक विचार भगत सिंह के, ध्यान से देखिए। वह विचार ये है कि संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो। ये वंचित समाज के लोगों से अपील है भगत सिंह की। और वह क्या कह रहे हैं? दूसरों के मुंह की ओर मत ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में न पड़ना।
यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। मैं तो कहता हूं 2020 में भी अक्षरशः ये बातें सच हैं सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर। इसलिए तुम अपने साथ इन्हें कभी न मिलाना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो। कॉमरेड, लोगों को यह बात सोचनी चाहिए। वो अछूतों को एड्रेस करते हुए भगत सिंह कह रहे हैं कि असली सर्वहारा तुम हो। पूरा वामपंथी विमर्श यहां पर चूक गया। वह सर्वहारा को जाति के विमर्श के भीतर लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है कि जाति के विमर्श के भीतर सर्वहारा विमर्श है, और यह जाति के नाम पर वंचित बहुजन तबका, और जब मैं वंचित बहुजन तबका कह रहा हूं तो बेहद गंभीरता से रेखांकित करना चाहता हूं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, पसमानदा में दलित और आदिवासी, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं, यह पूरा का पूरा तबका है सर्वहारा। क्लास डिफरेंस तो बहुत थोड़ा सा है, और जाति जनगणना करा के वो भी आप देख लेते कितना है, आपने वो भी नहीं किया। तो वैचारिकी को की धार को तेज करिए। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह ये कहते थे। हम भगत सिंह को केवल शहीद शहीद कहने की बात करते हैं। एक बात, इस कोटेशन को पूरा करना चाहता हूं, बेहद अहम कोटेशन है, और पूरे सामाजिक और सांस्कृतिक विचार को आज की पीढ़ी को समझने की जरूरत है। वो आपको एड्रेस करते हैं, भगत सिंह, उठो। और किसके लिए करें? तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। वही बात जो मार्क्स ने कहा था ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। भगत सिंह अछूत समस्या में इस लेख को लिख रहे हैं, इसकी अहमियत को समझिए। हम तमाम भगत सिंह पर बात करने वाले अपर कास्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, कम्युनिस्ट विचारक भी यहां पर धोखा दिए हैं। इस बात पर जरूरी असर डालना था ना। आपके देश में जातिवाद था, आप लोगों को समझाते कि भगत सिंह ने जाति पर देखिए कैसे लिखा है। आप इसे लगातार उपेक्षित करते गए, लगातार इसको इसका जो मामला दबाते गए। तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। आज तो आपकी यही जरूरत है। और आज जब हम और आप भगत सिंह को याद कर रहे हैं, हमारे नायक, हमारी विरासत, हमारा एजेंडा, हमारी दावेदारी विषय पर, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम थोड़ी अपनी वैचारिकी को और मजबूत करें? और यह जो तेवर था भगत सिंह का, सामाजिक और सांस्कृतिक वैचारिकी का, उसको लेकर के सामाजिक न्याय के साथ जोड़ें। वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। मुझे लगता है कि आज भगत सिंह पर जब हम बात कर रहे हैं, मैंने बहुत थोड़ा सा हिस्सा चुना, छोटी सी 2 बातें मैंने कही, और वो केवल इसलिए कही साथियों कि अगर 2 बातें भी हम भगत सिंह की अपने जहन में जज्ब कर लें, आत्मसात कर लें, पचा लें, तो शायद हमारी हिम्मत, हमारी वैचारिक दिशा स्पष्ट हो जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूं, वह 2 बातें क्या हैं? अब ये कहने को तो आप गाते रहे, आप क्या गाते रहे, हमेशा खूब लोगों ने इसको गाया है। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, यह अपनी जमी होगी, यह अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। भावुक रूप से आपने सब कुछ कहा, लेकिन जब वही लेखक तर्कशीलता के साथ, यथार्थवादिता के साथ
धर्म को, रहस्यवाद को नशे की तरह आपकी तर्कशीलता और यथार्थवाद के अगेंस्ट पाता है, पुनर्जन्म के सवाल को मेटाफिजिकल बताता है, मानसिक जड़ता की बात कहता है, आलोचना और स्वतंत्र सोच के खिलाफ खड़ा होने की बात करता है, धर्म को, आस्तिकता को। और वह कहता है कि यह जो रोमानी बात थी, नास्तिक क्यों हो, इस बात को पूरा पढ़िए। वह सीधे कहता है कि मैं किसी सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। यह है सांस्कृतिक विचार। क्या आज दलित, पिछड़े, आदिवासी इस जगह पर खुद को व्यवस्थित पा रहे हैं? ये मेरा सवाल है आपसे, और ये मेरा क्लोजिंग रिमार्क है। यहां मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं, और लाइव बंद हो जाएगा, आप सुन रहे हैं, आप बाद में सुनेंगे। एक बार विचार करिए, क्या वाकई सामाजिक न्याय की लड़ाई धर्म के खिलाफ जाने की मुश्किल मानती है? धर्म के खिलाफ नहीं जा सकती क्या? क्या हमारे नेता जैसे चुनाव जीतने के लिए अगर मजबूर हो रहे हैं, तो मैं एक और सवाल करता हूं, नेताओं को मजबूर जनता कर रही है, क्योंकि हमारी जनता आज भी सामाजिक न्याय के साथ धर्म को जी रही है। अगर जीना ही है तो क्यों ना कृषक धर्म को जिए, लौकिक धर्म को जिए, जहां कोई पंडा पुरोहित पाद नहीं है, जहां कोई मुल्ला मौलवी नहीं है, जहां कोई यज्ञ तप हवन जब तप पूजा कुछ नहीं है। कृषक जीवन है, और कृषक जीवन की लोक परंपराएं, लोक रीति रिवाज है, लौकिक धर्म, और उसे धर्म भी मत कहिए, लौकिक जीवन शैली। यह सांस्कृतिक विचार मुझे लगता है कि भगत सिंह के सपनों का विचार होगा। लेकिन जहां भी ईश्वर आएगा, जहां भी धार्मिक किताबें आएंगी, जहां भी कर्मकांड आएगा, जहां भी मंदिर आएगा, जहां भी जप तप पूजा हवन आएगा, वहां भगत सिंह नहीं हो सकते, वहां अंबेडकर फूले पेरियार नहीं हो सकते। यह सांस्कृतिक विचार स्पष्ट तौर पर भगत सिंह का, फूले का, पेरियार का है, और यहां मैं खड़ा हूं और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपके नेता शुरू करेंगे सामाजिक न्याय की यात्रा और जाएंगे फिर धर्म में, मंदिर में, परशुराम का मंदिर बनवाएंगे और तमाम जगहों पर और बातें करेंगे। मुझे लगता है कि इसको इस नजर से भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि आप, उनकी जनता वह धर्म से मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने भी तो सामाजिक न्याय जमीन पर उतारने का वह काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। सत्ता में रहे वे, तो यहां भगत सिंह आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, जब भगत सिंह जाति की बात करते हैं, जब भगत सिंह अछूत समस्या की बात करते हैं, जब भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति की बात करते हैं, जब भगत सिंह के साथ अंबेडकर और पेरियार खड़े मिलते हैं, तब इस बात को, सवाल को उठाना बेहद लाजमी है, बेहद जरूरी है कि भगत सिंह सामाजिक न्याय के अप्रतिम हस्ताक्षर हैं, अप्रतिम हस्ताक्षर। आखिरी बात कहना चाहता हूं और बेबाकी से कहना चाहता हूं, गंभीरता इस बात की है कि हमारे सामाजिक न्याय के विमर्श का एक अतिवादी हिस्सा ऐसा बनता जा रहा है जो केवल जातियां देख करके खांचे और वैचारिकी सैद्धांतिकी तय करता है। उदाहरण से समझिए, कोई मेरी जाति का है, दलित है, आदिवासी है, तो वो संघी भी होगा तो उसे एक्सेप्ट करने को वो तैयार खड़े हैं, लेकिन अपर कास्ट का कोई भगत सिंह भी होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। माना, मुझे याद है कि हमारे नेताओं ने इसको लिखा है, बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा है कि हमें सवर्ण नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, हमें रामस्वरूप वर्मा ने नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया। तो मैं भी ये मानता हूं कि हमें सवर्ण नेतृत्व नहीं चाहिए, हम सवर्ण नेतृत्व कबूल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर राम मनोहर लोहिया गैर बहुजन होकर के भी हमारी बात करता है तो हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सामाजिक न्याय की वैचारिकी में समेकित मानते हैं। वैसे ही भगत सिंह, जो जातिगत तौर पर बहुजन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भगत सिंह एक बड़े वैचारिक बहुजन हस्ताक्षर है। अब जाति के नाम पर इन सबको खारिज करते हैं, तो केवल जातियों की गोलबंदी करके आप बहुजन एका कैसे बनाएंगे? और अगर बहुजन एका नहीं बनाएंगे, जातियों की गोलबंदी करेंगे, तो हमेशा ऐसा होगा कि कुछ जातियां एक तरफ, तो उसकी प्रतिक्रिया में कुछ जातियां आपके विरोधी के साथ खड़ी हो जाएंगी।
भगत सिंह एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो विचारों की शान पर अपनी क्रांति की तलवार को तेज करने की बात करता है, और सामाजिक न्याय की वैचारिकी के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है विचारों का दोहरापन है। हम बच बचा के खेलना चाहते हैं, हम इधर भी रहना चाहते हैं, हम उधर भी रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को भगत सिंह के इन छोटे छोटे लेखों को, भगत सिंह की इस पूरी वैचारिकी को, भगत सिंह के पूरे लेखन और विचार को, वह कम्युनिज्म को किस नए फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाने की बात करते हैं। गोरे अंग्रेज की सामने काले अंग्रेज की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, सामाजिक समानता के साथ अगर आर्थिक समानता की बात नहीं है तो आपके लिए मुश्किल है। भगत सिंह आर्थिक समानता की बात करते हैं, इसलिए भगत सिंह सामाजिक न्याय के सबसे अप्रतिम योद्धा हैं। तो इन्हीं बातों के साथ फैज अहमद फैज को एक छोटे से कोट के साथ याद करते हुए मैं दो चीजें पढ़ना चाहता हूं। एक छोटी सी कविता है, यह कविता है बर्ट्रांड रसेल की कविता। बर्ट्रांड रसेल के एक कोटेशन है। धर्म के बारे में वो कहते हैं कि मैं इसे डर से उपजी एक बीमारी और मानव जाति की घोर विपदाओं का कारण मानता हूं, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि इसने सभ्यता में कुछ योगदान दिया है। और पलटते पलटते भगत सिंह का ध्यान उस पंक्ति पर गया जहां उन्होंने लाला लाजपत राय के लिए एक नोट लिखा है, विदेशी प्रजा पर कोई भी शासन इतना कठोर और निर्मम नहीं होता जितना प्रजातंत्र है। यह सच था। प्रजातंत्र तक पर सवाल उठाते हैं भगत सिंह। और उसके बाद एक कविता फ्रीडम नाम से पढ़ते हैं, जिसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूं। सच्ची आजादी बांटना है अपने भाई बंधुओं की जंजीरों को, और अपने दिल और अपने हाथों से दूसरों को आजाद करना है। वे गुलाम हैं जो खोलने से डरते हैं लाचारों और कमजोरों के लिए। वे गुलाम हैं जो झेलने से डरते हैं नफरत, हिकारत और गालियां। सच्चाई से मुंह छिपाते हुए जो खामोशी की आड़ में दुब के बैठे हैं। वे गुलाम हैं जो 2 या 3 सही इंसानों के साथ खड़े होने से डरते हैं। आज शायद हम लोग भी कहीं न कहीं कुछ जगहों पर ऐसे ही कमजोर पड़ जा रहे हैं। अवतार सिंह पाश ने एक बड़ी शानदार सी बात कही है। कविता आप चूंकि खोजूंगा तो और विलंब होगा। और इस कविता का तर्जुमा क्या है कि भगत सिंह जब आखिरी में लेनिन से मिलने के लिए क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, जेल में किताब पढ़ रहे हैं, तो पन्ना मोड़ करके चले जाते हैं। अवतार सिंह पाश कहते हैं आज भारत के युवाओं को उस मुड़े हुए पन्ने से आगे बढ़ना है और इस देश को आगे ले जाना है। और इसके लिए फैज का एक बहुत छोटी सी 2 पंक्ति की चीज, और कैसे भगत सिंह अपने तमाम चीज़ों को कहते हैं कि खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। भगत सिंह ये कहते हैं कि किस तरह से हम संघर्ष की समानता का समाज बनाना चाहते हैं जो अधूरा है। जाते जाते फैज अहमद फैज, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। भगत सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि, भगत सिंह को सच्चा स्मरण यही होगा कि हम एक तर्कशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, समता पर आधारित, सामाजिक सांस्कृतिक विषमता के खिलाफ, जाति उन्मूलन पर आधारित, गरीबी अमीरी के भेद के खिलाफ बराबरी का समाज बना पाएं। तभी उस व्यक्ति को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे और सामाजिक न्याय की वैचारिकी के साथ जोड़ करके उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को साझा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरी तकनीकी वजहों से बीच में कुछ व्यवधान हुआ और आपने मुझे सुना। बहुत शुक्रिया। शायद आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें साझा कर पाया हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।